आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो हमारे समाज के उस अंधे विश्वास पर करारा तमाचा है। जो हम आंख मूंद पर सब पर भरोसा कर लेते हैं ना, उसी पर एक सवालिया निशान है। गुरुकुल नाम सुनते ही मन में एक अजीब तरीके की शांति, संस्कार और वेदों के ज्ञान की तस्वीरें हमारे जहन में बनती हैं। लेकिन हर माँ बाप यही तो सोचता है ना कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर संस्कारी इंसान बने, एक बेहतर इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक ऐसी ही खौफनाक वारदात सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। महज 11 साल का एक मासूम बच्चा दिव्यांश, जिसके माता पिता की जिद थी कि बच्चे को गुरुकुल भेजेंगे, गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा लेकर वो ज्योतिषाचार्य बनेगा, ऐसी उनकी तमन्ना थी। एक गरीब माँ बाप अपनी खून पसीने की कमाई, स्कॉलरशिप के पैसे सब कुछ जोड़कर, तिनका तिनका जोड़कर इस गुरुकुल में अपने बच्चे को भेजते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस शिक्षा के मंदिर में वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जिस गुरुकुल में वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वो कोई गुरुकुल नहीं बल्कि मौत का अड्डा है। जहां उसका बच्चा जा रहा है वहां से वो लौट कर नहीं आ पाएगा। सबसे बड़ा झटका, और मतलब मैं जब आपको घटना बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से, किस क्रूरता के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। सिगरेट था उसको, ये सब कुछ उसके साथ किया है भैया। उसका इतना दर्द दिया है, उसके कोई शरीर में ऐसा जगह नहीं बाकी जहाँ उससे चोट न दी गई हो। टॉर्चर किया गया बुरी तरह से। ये जो लड़का बयान दे रहा है वो कह रहा है उसको मारने के बाद नहलाया है, उसे ऐसे पटक दिया तो उसका गेट में भेड़ दिया, नाक से वो भल्लेदार मार दिया उसने। अच्छा। इतना और वो खुद कह रहा कि हमने रात भर उसको 4 दिन से उसे खाना नहीं दिया है। उसे धूप में भी रखते थे वो लोग। धूप में ऊपर हाथ करके खड़ा करके जहाँ छाए के लिए वो भागता था तो उसे मारते थे। और इनको पता चला कि ये चोरी से इसने खाना खाया है, दूसरे बच्चे ने खिलाया, तब भी उसको खाने पर मारा है। वही सारे बच्चे खा रहे हैं, हमारा भाई रोता वो भी लिख रहा है वहीं पे। तड़पा तड़पा के मौत दी है। कभी सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने कि हाँ मेरे भाई? हमें नहीं पता था सर, अगर पता तो बेचते ही क्यों। हम खुद छोड़ कर आए थे 15 अप्रैल को वहाँ पे। इतना मारा कि मारते मारते एक डंडा टूट गया, फिर दोबारा उसी डंडे से मारा। छोटे से प्यारे से बच्चे जी, इतना उसके साथ जुर्म किया उसने। रात भर उसने जो मेरे मामा का लड़का, उससे पूछा अब देखिए कि जिंदा है, कह रहा तो इसको देखते रहे ना, मैं आ रहा हूँ अभी। इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा मामा था, कथा कथित गुरुकुल का महंत था। आज जो ये दर्दनाक साजिश के एक एक पन्ने हम पलटने वाले हैं, उस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा। अगर आपके बच्चे भी हॉस्टल में रहते हैं, किसी गुरुकुल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने से दूर रखते हैं ताकि वो बेहतर शिक्षा दीक्षा ले पाएँ, एक अच्छा इंसान बन पाएँ, पढ़ लिख कर काबिल बन जाएं। लेकिन आपको ये खबर देखनी चाहिए कि अब हॉस्टल और गुरुकुल में किस तरीके की नौटंकी हो रही है, किस तरीके से काम हो रहा है। कि जब 2 बार माँ शब्द को जोड़ा जाए तब मामा की उपाधि मिलती है, तब कोई मामा बनता है। लेकिन कलयुगी मामा ने तो द्वापर युग के कंस को भी पीछे छोड़ दिया। जरा सोचिए कि वो 11 साल का दिव्यांश, जो एक साधारण बच्चा नहीं था, इतनी छोटी सी उम्र में उसने शिव तांडव, हनुमान चालीसा जुबानी याद कर रखा था। वो सब कुछ जुबान से कंठस्थ कर चुका था। वो अपने घर का सारा काम करता था, पिता के खेत में खाना पहुंचाने का काम करता था। एक तरीके से एक लाठी था, एक सहारा था। उसके मन में यही एक सपना था कि बड़ा होकर वो अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक छोटा बच्चा, 11 साल का बच्चा, जो ये समझ रहा है कि परिवार किस गरीबी में है, पिता का काम में मदद करना, वेद पाठ वगैरह करना, ये सब कुछ वो कर रहा था। बच्चे के घर की टूटी छत देखिए, उसकी गरीबी देखिए, इस परिवार की हालत देखिए। मतलब इस तंगहाली को आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं? फिर भी जिनको उन्होंने अपना रिश्तेदार माना, जिस आदमी को मामा मानकर अपना बेटा सौंपा, गुरुकुल के नाम पर यहाँ क्या चल रहा है, सवाल तो यही है। परिवार को गुमराह किया जा रहा है। जब परिवार वाले बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तब ये कहकर फोन काट दिया जा रहा था कि बच्चा मुंह में पड़ जाएगा, उससे बात कम करो, तभी तो वो हॉस्टल में रुक पाएगा, तभी तो गुरुकुल में रहने की आदत बन पाएगी। अगर परिवार से लगाव रहेगा तो बच्चा यहाँ पर रह नहीं पाएगा। अनुशासन के नाम पर परिवार से दूर रखा जा रहा था ताकि 4 दीवारी के अंदर उस मासूम के साथ जुल्म ढाया जा सके,
उसकी चीख कहीं बाहर ना आ जाए, उसकी पीड़ा, उसका दर्द कहीं परिवार को पता ना चल पाए, इसलिए किसी तरीके का कोई भी फ़ोन कॉल अलाउ ही नहीं था। आखिर क्या हुआ उस बंद दरवाजे में, यही तो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम इसलिए भेजा थे कि चलो अपने रिश्तेदार पे विश्वास करके भेज दिया, मगर वो विश्वास नहीं। मामा के रूप में कंस नहीं का हम कौन सा उनका रूप का उदाहरण दे सकते हैं। उस मामा ने कंस का रूप धारण करके उस बच्चे के साथ ऐसा किया। आप उनकी बहन है? जी, हम 15 अप्रैल को छोड़ने गए थे उसको, 16 को आए थे। उसके बाद मेरी 1-2 दिन बात हुई, फिर 1 दिन बात नहीं, फिर जिस दिन मेरा भाई खत्म हुआ उससे 1 दिन पहले हमने सुबह बात की है, उससे नॉर्मल ऐसे ही बात हुई है बस। अच्छा, आप बताइए, सबसे पहले शुरू से बताइए हमको कि आपका भाई जब यहाँ पे था तो क्या पढ़ाई करता था? पढ़ाई में आप किसी से भी पूछ ले, वो पढ़ाई में इतना तेज था, सब कुछ। इतनी छोटी उम्र में कौन 5 बजे नहा धोकर मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा। उसका मैक्स यहाँ पे नाम अलाउंस होता था। जब यहाँ दुर्गा जी बैठी थी तो सारे काम शिव तांडव, पूरी हनुमान चालीसा उससे आती थी। हम आज तक पूरी बुक नहीं याद कर पाए, उससे बुक की कोई भी पेज पूछ लीजिए वो बता देगा। शुरू से ही ग्रंथों में रुचि थी उसकी, जी, इसीलिए वो बार बार जाने की जिद कर रहा था। पूजा पाठ बहुत करता था, भंडारा अंडारा कहीं भी पहले पहुंचता था। रामायण बैठाई जाए तो रामायण पहले पढ़ने जाता था वो। क्या उम्र थी भाई की आपकी? 11 साल का, 11 साल मतलब कि 8 जुलाई से उसका बर्थडे होने था। 6 जुलाई में बर्थडे था उसका। कब उसने जिद करना चालू कर दिया कि मुझे जाना है गुरुकुल में पढ़ाई जी, करने? तो बहुत पहले से कर रहा था। पहले हमें 10 तारीख को ले जाने के लिए, मतलब कि 10 नहीं हो पाए, 11 नहीं हो पाए, उनको पैसे नहीं मिल पाए पिताजी को। तो फिर हमने स्कॉलरशिप से अपने 5,000 रुपये दिए भाई के लिए, ऑनलाइन उनको पैसे दिए कि हमने भेज दिए। फिर 15 को हम छोड़ने गए, 13 को जाना नहीं जा पाया, फिर 15 को हमसे बोल रहे वो आखिरी डेट है। तो मामा से हमने बात की कि चलो साथ में, तो कह रहे हैं बेटा हम नहीं जा पाएंगे, तुम चली जाओ अकेले। पहले जो जितेंद्र तिवारी वो बोल रहे थे हम चलेंगे साथ में, फिर इन्होंने मना कर दी। फिर हम अकेले लेकर उसे पहुंच गए लखनऊ। अच्छा, लखनऊ। अच्छा, लखनऊ आप अकेले ले गई थी? जी, मामा से आलमबाग। बातचीत हुई थी आपकी? जी, आलमबाग से हमें लेने भी आए थे स्कूटी से, हमें और हमारे भाई को। फिर हमने देखा हमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कुछ भी नहीं। एक बच्चे तो उसे थोड़ा मारा, दूसरे तो मतलब लगा गुरुजी तो ऐसे मारा होगा, हर टीचर डांटते हैं, पर हमें नहीं पता था कि ये इतने काले भी हैं अंदर से। मतलब आपको खबर मिली थी कि मारा जा रहा है उसको वहाँ पे? एक बच्चे को हमने मारते हुए देखा था। अच्छा, देखा था। क्या कर रहे थे वो लोग उस दिन? क्या उसे थोड़ा सा डांटा था, एक कंटाप मारा है। अच्छा, मारा था उसको? जी, अपने सामने जब गई थी हाँ, हमसे कह रहे बेटा हम आचार्य हैं तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है, अनुशासन दिखाना पड़ता है। और हमसे ये भी कह रहे थे कि इससे ज़्यादा बात मत करना, ऐसा इसके साथ करना कि तुम लोग इससे प्यार नहीं को तुम करना। हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमारा भाई ये छोटा, में बात करवाते रहना टाइम से। तो कह रहे हाँ। हमने जबकि इनसे कही भी, हमने अपनी पहली औलाद दी, हमने छोटे से उसे पाला, हमसे 12 साल छोटा था हमारा भाई। क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है? क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जस्मदीदों का बयान सुनकर रूह कांप जाती है। आरोप है कि दिव्यांश को लगातार 4 दिनों तक भूखा रखा गया, चिलचिलाती धूप में छत पर हाथ ऊपर करके खड़ा किया गया। जब वो मासूम प्यास से था, जब उसे प्यास लगती थी, वो छांव की तरफ भागता था, तब उसे बेरहमी से आता था। सिगरेट के लगाए जाते थे, कई जगहों पर करंट तक की भी बात कही गई है। अब जब इस क्रूरता ने इस छोटे बच्चे की ले ली, इन आरोपियों ने एक झूठी कहानी गढ़ दी। परिवार वालों को फोन करके बताया कि बच्चा सीढ़ी से गिर गया है। जरा सोचिए कि सीढ़ी से गिरने से क्या किसी के शरीर पर सिगरेट के दाग आ सकते हैं, के निशान बन सकते हैं? मजाक चल रहा है क्या? जब यह आरोपी बच्चे के शरीर को उसके घर के बाहर लवारिश की तरफ फेंक कर भागने लगे, तभी परिवार वालों को एहसास हो गया था कि यह हादसा नहीं है, यह सोची समझी साजिश है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और वो जो निशान है, ये बात बार बार हर बार चीख चीख कर कह रहे हैं कि गुरुकुल में शिक्षा के नाम पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था। इस मासूम के शरीर के निशान ये बताते हैं कि कुछ तो है जो अच्छा नहीं है, जो गुरुकुल के नाम पर हो रहा है वहां पर वो ठीक नहीं है। धूप में खड़ा करके हाथ ऊपर करके उसको छुआते रहे, हाथों में उसके हाथ छुआते रहे, उसके हाथ में काले काले निशान पूरे ऐसे ऐसे जैसे पकड़ाते थे तो उसके हाथ बस ऐसे हुए, ऐसे ही बने थे। उसकी मुट्ठी नहीं खुली थी, अंगुली हाथ टोट डाला था, दोनों हाथ टोट डाला था, एक पैर टोट डाला, सर में ऐसे दीवार में उसको, तो वो बेहोश हो गया है। जब उसके मुंह से लगाया नाक से तो उसको पानी में बोर दिया, बाथरूम में उसको फिर मारा है, गिरा, फिर उसको
बाहर निकाल के डाला है, बाहर निकाल के डाला है। खून ही नहीं बंद हुआ नहवाने के बाद। नहाने के बाद उसको बाहर डाला है, बाहर निकाल के फिलहाल कि अभी ये होश में आ गया, जिंदा है। अगर ये जिंदा रहेगा तो ये गवाही पूरी दे देगा। तो उसको फिर मारा है। उसको बच्चे खाना दे रहे थे तो उसको सिगरेट से पियो जला के वहाँ छत कमरे के अंदर रात को 9 बजे से सुबह तक उसको मारा है। मैंने जो पाया बेल्ट कैमरा जूता सब बता रहा है उसमें। हाँ, कैमरा जो लगा था उसको तोड़वा दिया था। वो लेडीज थी, उनके यहाँ लेडीज से कैमरा हटवा दिया था और उसको उस कमरे में सिगरेट और करंट और बेल्ट, लाठी, डंडा, सब चाकू, सब उसके हाथों में ऐसे ऐसे बने थे, सिगरेट के, चाकू के, के सब उसके हाथ शरीर में पूरे पूरे निशान बने थे। हमने उसको देखा नहीं, देखने नहीं दिए। हमें सुबह फ़ोन हमारे पास नहीं आया है, ना उसने हमारे पास फ़ोन किया है। हमारे पास इसके पास फ़ोन आया तो फ़ोन नहीं उठा पाई हमारी लड़की बिजी रही। वो लेटरिंग चली जाती सुबह पूजा पाठ करने के लिए, नहाने के लिए, तो वो लेट हो गई, फ़ोन नहीं उठा पाई। तो हमारी बहू है, बड़े वाले भैया की बहू, उसके पास फ़ोन आया मेरी बहन का, मेरे बहनोई कह रहे थे हमने फ़ोन नहीं उठाया, हम उसका भी नहीं किया बात। हमने कहा ये सुबह से करने लगती है फ़ोन, इसका लागत काम नहीं है। हमने उसका भी फ़ोन नहीं उठाई। फिर बहू से हमारी बात किया, कहने लगे कि उससे बात करा दो, बहुत ज़रूरी बात है। तो हमारे बहनोई ने हमसे बोला क्योंकि भाभी ड्यूटी नहीं जाना, भैया को भी ना जाने देना, बच्चा को बहुत गिर गया है, जीना से गिर गया है, तो बच्चे की बहुत चोट आ गई है। वो कन्हैया मिश्रा लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे आना है तुमको, तो वहीं लेके आ रहा है गाँव पे, वहीं पे घर पे रहना, वहीं आ रहा है लेके। हमने कहा ठीक हमारे बच्चे का। हमने तुरंत बिटिया हमारी नहा के आई, हम तुरंत फ़ोन मिलवाया उसको। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। हमने कहा पूछे तो क्या बच्चे की हमारी चोट है, क्या लगा है, कहाँ से गिरा है। उसने हमारे बच्चे को फ़ोन नहीं उठाया, काफ़ी देर नहीं फ़ोन उठाया। जब हमने फ़ोन उठाई, काफ़ी देर में फ़ोन उठाया, बड़ी देर में, तो हमने क्या कन्हैया क्या हो गया मेरे बच्चे को, कहाँ से गिर गए, क्या चोट लग गई। कह रहा था मुझे दीदी कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता क्या हो गया उसे। वो तो क्या कहते हैं, मुझे चाहे की सज़ा दे दो, चाहे मुझे जेल करवा दो, बच्चा तो मुझे, हमने कहा मेरे बच्चे से बात करा दो। कह रहा है कि मेरे बच्चे से बात तो नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा कि बच्चा हमारा है नहीं क्या, हमने कहा बच्चा हमारा है कि नहीं है, वो बात कराओ बच्चे से, हमारे कैसा गिर गया, ऐसी चोट लगी है तो हमारे बच्चे को ले गया, हम इलाज करा लेंगे। हमारे सब लोग परिवार में, घर में इतना बड़ा हमारा परिवार है, हमारा घर है। इतनी बात कहा तो मैं हाँ दीदी मैं लेके आ रहा हूँ, और लेके यहाँ आया। कोई सब लोग ड्यूटी जाने वाले घर में है, मेरे परिवार में हमारे सब ड्यूटी जाने वाले हैं, घर में नहीं थे। 4 छोड़ के, अच्छा, 100 को नीचे फेंक दिया। हाँ, उसे छोड़ के बस ज़मीन में छोड़ के चला गया, तुरंत गाड़ी अपनी लेके तुरंत ले गया। इसके बाद वो फरार हो गए। हमारे सब घर के जो भतीजे भाई हैं सब आए हैं, ये लोग उसको देखी, उसकी बॉडी देखी तो पूरी बॉडी में उसके चके कहा ये बच्चा गया है। जब इसको फ़ोन किया, ये इसको सबको देखा तो हमारे बड़ा वाला लड़का है ये घर का, तो उनने फ़ोन किया 12 नंबर, पुलिस आई, सब देखा, पूरी पुलिस आ गई, पूरी फोर्स बुला दी गई, सब कोई देखा, पूरा गांव दुनिया सारी देखी कि इसको ये बच्चा आया है। तो कह रहा था मम्मी हमको भेज दो, हम वहाँ से अच्छे पंडित बन के आएंगे, विचार बन के आएंगे, तो मेरे को यहाँ सब कोई देखेगा तो हाँ अच्छा दिव्यांश तुम्हारा लड़का, मम्मी तुम्हारा अच्छा हम ही करेंगे, हम पापा हमारे नहीं कर पा रहे हैं, हम ही इस घर बनवाएंगे, हम ही सब दीदी को शादी करना है, सब कुछ करेंगे, हम ही करेंगे। तो वो ऐसे बता रहा था बातें, सब चीज़ें, हमको वही सोच बातें हमारे बेटे की इतनी तरीके से, बुरी तरीके से हमारे बेटे की जान ले ली है कि हमारे कुछ नहीं कह सकती, हमारे बेटे की जान ले ली है, उसने मार दिया। हमने विश्वास करके हमने बेटे को भेजा था, अपने भाई के विश्वास पर भेजा था कि हमें ये हमारे बच्चे के साथ ऐसा करेगा नहीं। आज ये ऐसा हमारे बच्चे को डाल गया यहाँ पे कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा करेगा। हम बच्चे को, हमारा अकेला बच्चा बहुत दिन बाद हमारे हुआ था, सबको इतना प्यारा था, घर में छोटा था कि इतना सबको इतने दिन बाद हुआ तो सबका बहुत दुलारा प्यारा हो गया था घर पे, कि कोई उसको डांटता हम ही जो मारते डांटते थे, बाकी घर में कोई परिवार में हमारे उसको एक अंगुली नहीं कोई छुआता था कभी। इतना हमारा प्यारा बच्चा था वो। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक सुराग जरूर ही छोड़ देता है। पकड़े जाने के डर से गुरुकुल के सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए गए, सच्चाई छुप सके इसलिए हर बंदोबस्त किया गया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर अनुशासन की आड़ में ये क्रूरता कब तक चलेगी। अगर आपको याद हो तो जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश के
छिबरा मऊ में भी एक ऐसा ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां 15 साल की एक छात्रा को घड़ी चोरी के शक पर टीचर ने पीट कर था। अगर आपको याद होगा तो वो भी कितना विभत्स है। आखिर इन शिक्षण संस्थानों में कथाकथित गुरुकुलों पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं जाती है भाई? ये प्रशासन जो पैनी नजर रखता है, ये इस तरीके के गुरुकुल पर एक्शन क्यों नहीं ले पाता है? सवाल तो यही है। क्या कोई भी व्यक्ति एक कमरा किराए पर लेगा, धर्म और गुरुकुल का बोर्ड टांग कर मासूमों की जिंदगी के साथ खेलने लगेगा? खेल सकता है? इस तरीके की परमिशन इन्हें कैसे मिलती है? हॉस्टल ऐसे बनने चाहिए, इतना चौड़ा रोड होना चाहिए, एम्बुलेंस आने की व्यवस्था होनी चाहिए, सब तरीके की नौटंकी की जाती है। लेकिन गुरुकुल के नाम पर किसी भी तरीके की कोई भी नियम को ना मानो तो भी चलता है। सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्यों? धर्म के नाम पर इस तरीके की नौटंकी क्यों? मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों? ये वो सवाल है जो पूछा जाएगा। इस मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का पैनल भी जो है वो स्तब्ध रह गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया। जबकि डॉक्टरों की आदत होती है वो विभत्स, गंदी और बहुत खराब कंडीशन में भी मरीजों का इलाज करते हैं, वो इतने कठोर हो जाते हैं, लेकिन वो पैनल भी स्तब्ध रह जाता है। उनका कहना है कि अपनी जिंदगी में किसी बच्चे के शरीर पर इतने गहरे और खौफनाक घाव तो उन्होंने कभी देखे ही नहीं। सोचिए, डॉक्टर ये बात कह रहा है, डॉक्टर क्लेम कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। नहीं, सब रोया है कि कह रहे बेटा हम तुम्हारा जिंदगी भर साथ हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मेरे प्राण लेकर इस बच्चे के प्राण बचा सकते हो तो तुम बचा लो। तो कौन नहीं करेगा विश्वास कि हमारे मामा है ये? ऐसा वो हम लोगों को विश्वास दिए तो हमारी इतनी सी गलती कि हमने उसे चाबी वापस दे दी। हमें नहीं पता था कि ऐसा भी करेगा ये। पता तो तुम भेजते ही क्यों वहाँ पे? भैया कम से कम 3 किलोमीटर दूर अभी चाचा जी हमारे गेहूँ काट रहे थे। 3 किलोमीटर दूर तक पानी वो लेके इनको जाता था भरी दोपहर में, वही 1-1:30 बजे 12 बजे। 3 किलोमीटर का रेंज बहुत दूर होता है भैया। अब 11 साल का पूरा वो भी नहीं था, अभी जुलाई से होता वो 11 साल का। अब पानी लेके जाता था बस। अब हम लोगों ने सोचा कि भाई दिमाग इसका अच्छा है, तेज है, भेज दिया जाए, कुछ महंत वगैरह बन जाए। हमारे चाचा जी भी गरीब है, आप घर भी देख सकते हो उनकी क्या पोजीशन है। बहुत गरीब परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं। इनके पास अभी ये समझ लो कि इनके लिए सोने के लिए पंखा नहीं है, जगह नहीं है, कुछ नहीं है भैया। कनेक्शन लाइट नहीं होती तो रहने की जगह नहीं। आप अंदर जाके देख लो जाके कैसी उनकी स्थिति है, कैसी उनकी स्थिति आप देख लो जाके कि आज पढ़ाने के लिए नहीं है। पत्थर रख के दिल पे। अब एक तो अपने गरीब परिवार, हाँ गरीब परिवार बहुत पत्थर के। आज मेरा बच्चा कुछ बड़ा बन जाए तो कुछ बन जाएगा जाके है। कैसे बच्चे ने अपनी बिटिया, अपनी बहन ने, उसने अपनी स्कॉलर से दिया है पैसे, अपनी स्कॉलर से पैसे दिए उसने। कैसे दिए सर? हम वही तो देख रहे हैं। आप अपना उनका घर देख लो जाके कि पूरी छत गिरी पड़ी है, रहने की जगह नहीं। अगर डूडा का ना होती कॉलोनी तो रहने के अपने पास से जर्जर था मकान, अपने से कमा के पैसे से कैसे उसने सारी छत को सही करवाई है। उनकी माँ ने करवाया सही। देखो आप उनके पिता की स्थिति देखो कैसी है, उनके घर की स्थिति देखो कैसी है। सर हमें न्याय दिला दो बस, और हमें कुछ ना चाहिए। दिव्यांश के परिवार की आंखें आज भी सूनी हैं। उनकी मांग सिर्फ एक है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि आगे कोई और मामा, कोई और गुरु किसी मासूम की तरफ आंखें उठाने से पहले 100 बार सोच सके। दिव्यांश हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये कहानी हर माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है, रेड फ्लैग है। अपने बच्चों को कहीं भी भेजने से पहले उस जगह के बारे में जानकारी जरूर इकट्ठा कीजिए। वो लोग जो इस तरीके की चीजें करते हैं अंधविश्वास के नाम पर, उन सब से सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि आप शिक्षा के नाम पर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। हम यूपी सरकार से, प्रशासन से ही अपील करते हैं कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए, उस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। क्योंकि यहाँ पर सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, यहाँ पर सवाल उस विश्वास का है जिस विश्वास के आधार पर हर पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी हॉस्टल में भेज रहा है, किसी गुरुकुल में भेज रहा है। तो उस विश्वास की डोर टूटने ना पाए, इसलिए न्याय बहुत जल्दी जरूरी है। इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं वो आप हमें बताइएगा, और ये भी बताइएगा गुरुकुलों पर सरकार सख्त क्यों नहीं हो पाती, सख्त नियंत्रण गुरुकुल पर सरकारें क्यों नहीं ले पाती। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि दिव्यांश की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच पाएगी या नहीं, या उसकी आवाज को कहीं ना कहीं दबा दिया जाएगा। सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम जहां पर हैं
उन घरों में भी बच्चे हैं और बच्चे कहीं ना कहीं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं। चिंता हर परिवार के लिए ज़रूरी है और होना भी चाहिए।